नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चुनाव में कांग्रेस अगर पिछले चुनाव की तुलना में 2019 की तुलना में सिर्फ 48 सीटें, ओनली 48 सीट्स ज्यादा लाती है। जी हां, 400 पार की बात नहीं हो रही है, 370 सीटों की बात नहीं हो रही, 48 सीटें ज्यादा लाती है तो बीजेपी का गेम बिगड़ सकता है, मोदी जी का रथ रुक सकता है। और आज की जो बड़ी खबर है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो ये है कि कांग्रेस का जो अभी हाल का असेसमेंट है, जो इंटरनल असेसमेंट है पूरे हिंदुस्तान भर का, जहां जहां कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है, जो असेसमेंट है, प्रोजेक्शन है, कांग्रेस इस बार 110 से 130, 110 टू 130, 110 से 130 सीटें जीत सकती है। और अगर कांग्रेस 100 के पार जा रही है, जी हां, अगर कांग्रेस 100 के पार जा रही है तो मोदी जी कहां खड़े हैं? क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, जितनी सीटें हैं उसमें से 60 से 70% सीटें बीजेपी के खाते से कांग्रेस खींच रही है। और यहां पर एक चीज याद रखनी होगी कि कांग्रेस का एक एक सीट का नफा बीजेपी की एक एक सीट का नुकसान है। तो फिर होने क्या जा रहा है? अगर कांग्रेस 100 पार जा रही है तो फिर मोदी कहां खड़े हैं? अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि किन किन राज्यों में कांग्रेस सीटें जीत रही है। वो कौन से राज्य हैं जहां इस बार कांग्रेस का खाता भी खुल रहा है, कांग्रेस सीटें भी जीत रही है, और कितनी सीटें जीत रही हैं, और फिर कितना नुकसान वहां मोदी जी को हो रहा है। और जो फाइनल पिक्चर है 2024 की, वो क्या इमर्ज हो रही है? फाइनल पिक्चर क्या होगी? अगर कांग्रेस सीटें इस बार जीतती है, खासकर हिंदी हार्टलैंड में, तो इसका असर बीजेपी के प्रदर्शन पर क्या होगा, मोदी जी पर इसका असर क्या पड़ेगा, फाइनल पिक्चर क्या होगी, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। मैं ये भी बताने जा रहा हूं कि 3 ऐसे राज्य हैं जहां बड़ी उलटफेर कांग्रेस कर सकती है। और ये भी असेसमेंट रिपोर्ट, बड़ी एक्यूरेट रिपोर्ट है, जिसमें हरियाणा है, जिसमें तेलंगाना है, जिसमें कर्नाटक है, बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। और यही नहीं, राजस्थान में खाता खोलने जा रही है, खाता ही नहीं, 2-3 सीट कांग्रेस को मिल रही है वहाँ पर। हिमाचल, जहाँ सरकार है इस वक्त कांग्रेस की, वहाँ खाता खुलने जा रहा है, पिछली बार 1 सीट नहीं मिली थी। दिल्ली में खाता खुलने जा रहा है। और इंडिया के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ 2 राज्य ऐसे हैं जहां अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिल सकते हैं। एक राज्य महाराष्ट्र है, एक बिहार। तो बहुत कुछ आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कांग्रेस क्या करने जा रही है और कांग्रेस की रिपोर्ट क्या कहती है। एक्यूरेट एनालिसिस और डेटा आपको आज मिलेगा। 2 एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, 2 महारथी आप कह सकते हैं हमारे साथ, शिक्षाविद और पॉलिटिकल स्कॉलर, वाकई जिनकी एक बड़ी ज़बरदस्त स्टडी है, रिसर्च है, संदीप मनुधाने, वो इंदौर से होंगे, बहुत कुछ बताने जा रहे हैं, पिटारा खुलेगा आपके सामने। और हमारे साथ अशोक वानखेड़े टाइगर हैं, जो अभी 2 दिन पहले कर्नाटक में थे, उससे पहले वो महाराष्ट्र में थे, आज वो दिल्ली में। काफ़ी कुछ बताने जा रहा हूँ कि अगर कांग्रेस 100 पार करती है तो फिर बीजेपी का क्या होने जा रहा है। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या वाकई कांग्रेस 100 पार करने जा रही है? क्या वाकई कांग्रेस 48 सीटें पिछली बार की तुलना में जीतने जा रही है? क्या जो स्ट्राइक रेट है कांग्रेस का, वो 11% बढ़ने जा रहा है? और अगर 11% स्ट्राइक रेट बढ़ता है इस बार तो फिर क्या होगा? मुझे लगता है कि इस पूरे वीडियो को आपको आखिर तक देखना चाहिए, बड़ी तस्वीर समझिए क्या होने जा रहा है। पहला सवाल जाहिर तौर पे मैं टाइगर से करूंगा। टाइगर, कांग्रेस का जो अपना फिगर है, उनका जो अपना इंटरनल असेसमेंट, 110 से लेके 130 सीट कि 130 सीट भी पार कर सकती है, वरना 110 के आसपास कांग्रेस आ रही है। मैं इस कांग्रेस की रिपोर्ट को अगर ना भी मानूं, मैं इसको और कंजर्वेटिव कर दूं, मैं राहुल गांधी की रिपोर्ट को किनारे कर दूं, मैं सुनील कानूगोलू जो उनके इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनकी रिपोर्ट को किनारे कर दूं, मैं सिर्फ कहूं कि 100, कांग्रेस 50-55 से बढ़ के 100 टच कर ले। अगर कांग्रेस 100 टच कर रही है, बहुत ही आप कह सकते हैं कि न्यूनतम थ्रेशोल्ड पे मैंने कांग्रेस को रखा है, मिनिमम 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी पर, वो कांग्रेस जिसने कर्नाटक जीता, तेलंगाना जीता, हिमाचल जीता, कई बाई इलेक्शंस जीते,
मैं उसको 543 में 100 ही दे रहा हूं, लेकिन अगर ये 100 सीट भी टच कर रही है कांग्रेस, तो फिर मोदी जी का क्या हो रहा है? ये 100 सीटें अगर आ रही। देखिए दीपक जी, मोदी जी का हुंकार 370 और 400 का है। कांग्रेस ने कोई हुंकार नहीं भरा, लेकिन हम भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस 100 तक खींच सकती है, ये बात मैं भी मानता हूं। लेकिन हमारा असेसमेंट 230 235 तक क्यों बीजेपी का जा रहा है, मैं ये भी बता रहा हूं। एक 30 सेकंड लूंगा क्योंकि 2020 का फॉर्मेट है। देखिए, बीजेपी कह रही है कि 370 चाहिए उनको, इस बार 370 किसी हालत में चाहिए। वर्तमान में 303 है, उनको 67 सीट्स और चाहिए। सवाल है ये 67 आएगी कहां से? जहां बीजेपी का होल्ड है वहां मैक्सिमम है। गुजरात में 26 है, राजस्थान में 25 है। तो आप मात्र नरेंद्र मोदी और विश्वगुरु होने की वजह से 25 की 26 सीट होने वाली नहीं, ये अरिथमेटिक है। ये चुनावी मन की बात नहीं है कि आप अपने मन में जो भी आंकड़ा है बक दो। वहां पे तो आपको बाकायदा जो जितना सीट होगी उतनी होगी। ये 67 सीट्स कहां से आएगी, ये सवाल पे सब चुप हो जाते हैं। अभी तो कोई नहीं मिला मुझे बताने वाला कि ये हम यहां से लाएंगे, क्योंकि दक्षिण भारत में शून्य है, जहां है वो मैक्सिमम है। 303 उनका पीक है, इसके बाद नहीं। लेकिन कांग्रेस 52 पे है। उनको 100 का आंकड़ा पार टच करने के लिए 48 सीटें चाहिए, और 48 सीटों के लिए उनके पास बहुत बड़ा कैनवास है। जो सीटें हैं, जो कांग्रेस की जो सीटें गेन होगी 48, वो सीधा बीजेपी के हाथ से आएगी। कांग्रेस का गेन, कांग्रेस का फायदा, कांग्रेस का एडिशन, ये बीजेपी का सब्सट्रैक्शन, बीजेपी का घाटा, बीजेपी का नुकसान है। कांग्रेस रीजनल पार्टी से नहीं छीन रही है, कांग्रेस सीधा बीजेपी के साथ आमने सामने, कर्नाटक में आमने सामने। कुल मिला के मैं बार बार कह रहा हूं आपके चैनल पे दीपक भाई, जो स्ट्रगल है वो 272 का है, 370 का आप कह नहीं। रहे हैं कि 272 मोदी नहीं पहुंच रहे हैं। मोदी जी मैं को आऊंगा। सत्ता में, मोदी जी को सरकार चलाने के लिए अपने बलबूते का मतदान चाहिए। मोदी जी मिली-जुली सरकार चलाने के आदी नहीं है, ये मान लीजिए आदि आप। जी। गुजरात से लेकर आज तक उन्होंने हमेशा बहुमत में काम किया है, अल्पमत में नहीं। और अल्पमत में काम करने के लिए अटल जी चाहिए, मोदी जी नहीं। मोदी जी, अटल मैं जी आ रहा हूँ कहां से टाइगर, आ रहा लाएंगे आप? हूँ। मैं आ रहा हूँ टाइगर। आपने बड़ा क्वेश्चन किया है कि मोदी मेजॉरिटी मार्क नहीं टच कर रहे हैं, 272 से बहुत नीचे। मैं संदीप साहब के पास जा रहा हूँ। संदीप साहब, आप तो चीजें जो भी होता है उसको एनालाइज करते हैं। मेरा एक सवाल है, जो आपकी स्टडी है, और आपकी स्टडी बड़ी जबरदस्त होती है, दिन रात वाली स्टडी है, और मैं मानता हूं कि आप की जो एनालिसिस हमेशा बेजोड़ रही है, इनपुट्स बड़ी बेजोड़ होती हैं, रिसर्च के आप आदमी हैं। जाहिर तौर पे पॉलिटिकल रिसर्च भी आपकी बाकियों से बहुत इतर है, डिफरेंट है। जिन प्रदेशों में, और मैं तवज्जो चाहूंगा वानखेड़े साहब भी इस चीज को सुने, जिन स्टेट्स में हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो स्टेट्स हैं, दिल्ली, जहां स्कोर 0-0 रहा है, यानी राजस्थान में 25 में एक सीट नहीं कांग्रेस को, गुजरात में 26 में एक सीट नहीं, हिमाचल में 4 में एक सीट नहीं, 0 स्कोर, उत्तराखंड में 5 में एक सीट नहीं, दिल्ली में 7 में एक सीट नहीं, मध्य प्रदेश में 29 में सिर्फ एक सीट, जहां पर 0, जहां खाता नहीं खुला कांग्रेस का। क्या इस बार आपको लग रहा है खाता खुलेगा? हरियाणा में 2-3 सीट, 4 सीट मिलेंगी, राजस्थान में 2-3 सीट मिलेंगी, मध्य प्रदेश में 2-3 सीट मिलेंगी, छत्तीसगढ़ में थोड़ा आंकड़ा बढ़ेगा, झारखंड में थोड़ा आंकड़ा बढ़ेगा, आपको लगता है गुजरात में खाता खुलेगा? ये 2-2, 3-3 सीटें आपको मिलती हुई दिख रही? क्या फीडबैक कह रहा है आपका? जी बिल्कुल मिलती हुई दिख रही हैं, अनलेस अभी कोई बहुत ही बड़ा नैरेटिव नरेंद्र मोदी अचानक से लेकर नहीं आ जाएं कि जो फिर से एक राष्ट्रवाद की लहर हो जाए, उसकी संभावना अब तो शून्य है। चुनाव की तारीख भी आने वाली, तो मेरा असेसमेंट ही कहता है कि पंजाब में आप 5 से 6 पकड़ लीजिए, उत्तराखंड में 1, ये मैंने लिस्ट बना रखी, उसी में से बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में भी पिछली बार के मुकाबले तो गेन ही होगा, 4 से 5 आप मिनिमम मान लीजिए। एसपी के साथ अलायंस होने के बाद अगर लास्ट स्टेज पे बीएसपी अचानक से आ जाती है तारीख घोषित होने के बाद, तो फिर उसके बाद तो बहुत बड़ा उछाल आ सकता है। खैर वो पता नहीं, देखेंगे। मध्य प्रदेश में 3 सीटें तो हम कम से कम मान लें, जिस तरह से नए अध्यक्ष काम कर रहे हैं।
असम में हम 5 तक मान सकते हैं, छत्तीसगढ़ में 3 से 4 मान लें, बिहार में 4 से 5 मान ही सकते हैं, झारखंड में 3 से 4 मान सकते हैं, पश्चिम बंगाल में 4 बहुत हुआ तो 5 तक जा सकता है, तमिलनाडु में 8, आंध्र प्रदेश में 3, हालांकि वहां संगठनात्मक दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, और कर्नाटक में तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस होने की उम्मीद ही है, 12 से 13, तेलंगाना में 8, केरला में तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहेगा ही, महाराष्ट्र में 5 से 6 की उम्मीद हम कर सकते हैं, और गुजरात में भी 2 सीटों तक तो उम्मीद मुझे लगती है। तो ये छोटे 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 गेम्स भी अगर आप जोड़ लेंगे तो ये 100 तो पार करते दिख रहे हैं, और वही जो उनकी इंटरनल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी यही बोल मैं समझ गया। संदीप साहब, आपका ये कहना है कि केरल में मेजर गेन है, कर्नाटक में मेजर गेन है, तेलंगाना में मेजर गेन है, तमिलनाडु में कांग्रेस ठीक ठाक रहेगी, ये आप बता रहे हैं साउथ का। लेकिन आप उत्तर भारत जो हिंदी हार्टलैंड है, जहां बीजेपी कांग्रेस की सीधी लड़ाई, आप कह रहे हैं 2-2, 3-3 सीटें मिलेंगी, मतलब कहीं 2 कहीं 3, मतलब खाता खुलेगा, 2-2 सीटें मिलेंगी। जैसे राजस्थान में आप कह रहे हैं 2-3 सीट मिल सकती है, मध्य प्रदेश में आपने कहा 2-3 सीट मिल सकती है, हरियाणा में आप कह रहे हैं 3 सीट मिल सकती है, उत्तराखंड में आप कह रहे हैं 1 सीट मिल सकती है, हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार है आप कह रहे हैं 4 में से 2 सीट मिल सकती। टाइगर क्या इससे इनसे इत्तेफाक रखते हैं, ये 2-2, 3-3, 2-2, 3-3? बिल्कुल, मैंने वही कहा कि मैंने कांग्रेस की 52 सीटें गिनवाई आपको। अब देखो सबसे ज्यादा इनको सीटें कहां से मिली, तमिलनाडु और केरल से। कांग्रेस का मैक्सिमम आंकड़ा 8, बीजेपी है नहीं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, हिंदी हार्टलैंड। मैंने आपको वही कहा, तो कांग्रेस 52 ऐसी है। हिंदी हार्टलैंड में मेरा जो आकलन है, यदि कांग्रेस शिद्दत से लड़ी और ठीक से उम्मीदवार दिए, और जो भाजपा के स्लीपर सेल जो कांग्रेस में बैठे हैं उनसे निजात पा ली, तो 11 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है राजस्थान में, लोकसभा, जहां विधानसभा का यदि मैं वोटिंग देखूं तो कांग्रेस प्लस है 11 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी 25 में से राजस्थान में, जहां विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का वोट बीजेपी से ज्यादा है। उसको ठीक से यदि कैश करें, क्योंकि होता क्या है दीपक भाई, कांग्रेस यदि ठीक से लड़े तो कांग्रेस ये आंकड़ा 150 भी पार कर सकती है आराम से, आराम से। टाइगर, हरियाणा 10 सीटें, पिछली बार 10 में 10 बीजेपी ने जीती थी। इस बार आपको क्या लगता है, जो किसान आंदोलन है, फायरिंग हो गई, किसान मर जाएगा, 10 में से 10 सीटें भी आ सकती है कांग्रेस को। किसान आंदोलन, खासकर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, अरे एक सबसे बड़ी रीजनल पार्टी जो है उसके अध्यक्ष की दिन दहाड़े हत्या होती है, और लॉ एंड ऑर्डर का देखिए आलम क्या है, कितना जंगल राज चल रहा है। हत्यारे ड्राइवर को जीवित छोड़ते ये बताने के लिए कि तू बता हमने मारा है उनको। ये बिहार का, मतलब लोग बिहार बिहार कहते थे, कहां कौन सा सुराज है भाई, राम लला प्रतिष्ठित हो गए अयोध्या में, तो क्या जंगल राज लाए हैं क्या रामलला हमारे? आपको लगता है हरियाणा में खट्टर फैक्टर ले डूबेगा, आपको लगता है बीजेपी को? खट्टर, देखिए किसान, लॉ एंड ऑर्डर, बीजेपी की अंदरूनी झगड़े। मैं आपको एक चीज टाइगर यहां जोड़ रहा हूं, टोक रहा हूं, वहां पर इस वक्त नारा चल रहा है 3 के, एक के कानून, दूसरा के किसान, तीसरा के खट्टर, 3 केस हरियाणा में। बिल्कुल, जब आप रबर स्टैम्प रखोगे तो उस रबर स्टैम्प की तो भुगतान करना पड़ेगा आपको। संदीप जी, आपकी स्टडी पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश की रही, क्या मामा को जिस तरह से हाशिए पर रखा है, शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह जलील किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, कभी अमित शाह के साथ बैठे वहां पर अपमानित हो रहे हैं, कभी मोदी उनको अपमानित कर रहा है, जिस आदमी ने मध्य प्रदेश में मोदी जी को जिता के 160 से ज्यादा सीटें दी, उसको जिस तरह से व्यवहार उसके साथ किया जा रहा है, क्या शिवराज सिंह फैक्टर है मध्य प्रदेश में? नंबर 1। और नंबर 2, ये जो मोहन यादव हैं, ये क्या मुलायम सिंह यादव हैं? क्या ये मुलायम सिंह यादव जैसे लोकप्रिय हैं, या इनको अभी भी कोई नहीं जानता है? जी, मध्य प्रदेश में क्या होने जा रहा है? जी, आपका पहला सवाल, देखिए शिवराज सिंह चौहान बहुत बड़ा फैक्टर बन सकते थे अगर वो विद्रोह करते तो, पर उन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। उसके अपने बहुत सारे कारण हैं, उन पर कितने दबाव और प्रभाव होंगे वो अपन समझते हैं, लेकिन आम जनता में और महिलाओं में जिनको लाडली बहना का पूरा बेनिफिट मिला, जिसमें मेरे घर में काम करने वाली 2-3 महिलाएं भी हैं,
उन्होंने जब इनको हटाया गया था तो कहा था कि अब तो हम इस पार्टी को वोट नहीं देंगे क्योंकि हमने तो मामा जी को देख के वोट दिया था और उन्होंने तो मामा जी को ही निकाल दिया। तो दैट वाज अ वेरी शॉकिंग फीडबैक फॉर मी कि ये तो वाकई में व्यक्ति की पकड़ थी। तो ये अगर अंडर करंट उन महिलाओं में है जिनको लाभ मिला, तो फिर इसका अच्छा खासा नुकसान कम से कम 7-8 सीटों का ओवरऑल इनको हो सकता है। महाराष्ट्र के टाइगर आप एक्सपर्ट हैं, आप हथेली की तरह महाराष्ट्र को समझते हैं। 48 में से 41 सीटें, 48 में से 41 सीटें मोदी जी ने 14 में जीती शिवसेना के साथ, और 2019 में भी उतनी सीटें जीती। मजाक नहीं है, 41 सीट जीत लेना 48 में, 90% से ज्यादा स्ट्राइक रेट, ये कोई मजाक नहीं है। आपको क्या लगता है कि मोदी जी तीसरी बार 2024 में क्या तीसरी बार 41 सीटें जीतने जा रहे हैं 48 में से? क्योंकि अगर 41 नहीं जीते तो सर पे सेहरा नहीं होगा मोदी के। देखिए दीपक जी, संदीप जी ने 2014 और 2019 में कैसे मोदी जीते इसको रेखांकित किया है, इसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन महाराष्ट्र की तासीर अलग है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर आज तक गद्दारी का जो कीड़ा लगा हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में। छत्रपति शिवाजी महाराज को सबसे गद्दारी, छत्रपति शिवाजी महाराज जितने मुस्लिम आक्रांताओं से लड़े हैं उससे ज्यादा अपने लोगों के बीच में लड़ना पड़ा उनको। बिल्कुल। संभाजी महाराज जिसने जीवन में कभी युद्ध नहीं हारा, उससे बड़ा वॉरियर पैदा नहीं हुआ इस देश में, इस धरती पे, पृथ्वी पर। नेपोलियन से लेकर सब लोग एक एक युद्ध हारे हैं, उसने जीवन में युद्ध नहीं हारा। द मैन हु वुड फाइट लीड द आर्मी फ्रॉम द फ्रंट, गद्दारी से मारे गए। इसीलिए महाराष्ट्र में जो गद्दारी करता है, ये छोड़ दीजिए इलेक्शन कमीशन किसको क्या देते हैं। बाल ठाकरे ने अपने जीवित होते हुए अपनी पार्टी और अपने बेटे को महाराष्ट्र को सौंपा था। ये शिवसेना और उद्धव में सौंप के जा रहा हूं आपको ठाणा के ऐतिहासिक सभा में, और तब आंखों से आंसू बहा रहे थे ये एकनाथ शिंदे। आज एकनाथ शिंदे को हिंदुत्व याद आया, और आज अजित पवार के गोद में बैठ के वो हिंदुत्व बहुत सही रहा उनका। वही अजित पवार के लिए क्या नहीं किया। शरद पवार ने बेटे से ज्यादा बढ़ाया है, लेकिन अजित पवार की महत्वाकांक्षा यदि पार्टी की विचारधारा तोड़ती है तो फिर शरद पवार माफ नहीं करेंगे। तो मरी हुई कांग्रेस, मरी हुई बीजेपी और मरी हुई शिवसेना को फिर से जीवन दान देने के लिए इन लोगों ने देवेंद्र फडणवीस की फोटो की रोज पूजा करनी चाहिए। आज सिंगल डिजिट पे आएगी बीजेपी और एनडीए का कुनबा, 10 क्रॉस नहीं कर पाएगा। अजित पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ये 30-35 सीटें बची हुई, या इसे जो 40 सीटें के आसपास यदि सीट बचती है, 8 इनमें बचती है, तो 40 में से कांग्रेस कितना, एनसीपी कितना, शिवसेना कितना, ये तो बहुत मैक्रो लेवल पे विश्लेषण है। लेकिन बीजेपी वहां सिंगल डिजिट पे आता है, और इसका जो मेजर लॉस है, इसका फायदा शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस उठाएगी। लास्ट कमेंट संदीप जी मैं आपसे चाह रहा था, मोदी जी का जो ये जो स्ट्रगल है कि कहीं कमलनाथ के लड़के को खींच के लाना, कहीं जयंत चौधरी को लाना, कहीं पीलीभीत में जो सांसद उनकी आलोचना कर रहा था वरुण गांधी, उसको दोबारा टिकट दे देना, ओके कर देना, वरुण गांधी को ओके कर देना, जिन्होंने तलवार उठा रखी थी वरुण गांधी ने। इस तरह बहुत से फैसले किए। अशोक चौहान राज्यसभा की सीट दे दी। मोदी जी जिस तरह से दिल खोलकर एक एक दो दो सीटों के लिए लोगों को तोहफे दे रहे हैं, राज्यसभा की सीटें दे रहे हैं, आपको क्या लगता है मोदी के दिमाग में 370 है जिसकी वजह से वो ये गिनती बढ़ा रहे हैं एक एक करके, बूंद बूंद से सागर बना रहे हैं 370 का, या मोदी जी ये मेहनत 270 के लिए कर रहे हैं? ये लड़ाई मोदी 370 के लिए लड़ रहे हैं या 270 के लिए लड़ रहे हैं? ये 270 की लड़ाई है, 370 की। ये बहुत साफ है। इस तरह के निर्णय जिसमें खुद उनकी ब्रांड पर नेगेटिव असर आ सकता है, खासतौर पे जैसे अजीत पवार जी के केस में, सभी लोग उस निर्णय को गलत मानते हैं कि भाई जहां एक तरफ आप उनको घोटाले का सरताज कह रहे हैं और अगले दिन आप उनसे पुष्पगुच्छ एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप तो अपनी ब्रांड ही खराब कर रहे हैं। करप्शन के खिलाफ लड़ाई कहां गई? तो ये 370 की नहीं, ये 270 की लड़ाई है कि कुछ भी हो जाए, तिनका तिनका जोड़ के वहां तक अब पहुंचना है, डूबते को तिनके का सहारा। अगर 370 की लड़ाई होती तो वो अपनी ब्रांड पे नहीं आने देते इस बात को कि मेरी जो ब्रांड बनी हुई मैं करप्शन से लड़ता हूं। वो कितनी सच कितनी गलत, वो बहुत अलग डिबेट का इशू है। लेकिन अजीत पवार और ऐसे अनेक लोगों को वो कभी भी साथ में नहीं जोड़ते। ऐड कर लूं इसमें, जो संदीप जी कह रहे हैं वो इसलिए भी बिल्कुल सच है क्योंकि आपने 2 नाम लिए, अशोक चौहान का नाम लिया आपने और गांधी का नाम लिया, वरुण गांधी का।
देखिए वरुण गांधी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके सीट बढ़ेगी नहीं, जो सीट है वो बरकरार होने की चांस है। अशोक चौहान की नांदेड़ की सीट बीजेपी की ऑलरेडी है, वह सिटिंग एमपी बीजेपी का है, वो सीट वापस बीजेपी के लिए आए इसलिए अशोक चौहान के सामने झुकना पड़ा, उन्हें राज्यसभा देनी पड़ी। एक लोकसभा की कीमत एक राज्यसभा, तो आप समझ लीजिए जब एक लोकसभा की कीमत एक राज्यसभा, एक लोकसभा की कीमत एक भारत रत्न, एक लोकसभा की कीमत जिसने आपकी 8 महीने से जो लगातार आपको गलत कह रहा है उसके सामने झुकना, इसका मतलब ये 272 की लड़ाई है, 370 की नहीं। लास्ट क्वेश्चन, अगर 100 सीटें कांग्रेस ले आई, यानी 50 के आंकड़े से 100 पे पहुंची, जो बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं, बहुत बड़ा टारगेट नहीं, बहुत मिनिमम टारगेट है एक बड़ी पार्टी के लिए जो कई चुनाव हाल फिलहाल में जीती। अगर 100 पे कांग्रेस आती है तो फिर मोदी कहां खड़े ये बता दें। देखिए कांग्रेस यदि 100 पे आती है तो अकेली कांग्रेस मोदी जी को 253 पे ले आएगी, और बाकी जो रीजनल पार्टीज है उन्होंने 2-2, 4-4 का भी खेल कर दिया, तो फिर मोदी जी तो 220, 230 पे भी मुश्किल लग रहे हैं मुझे। 230, चलिए तब मैं आप ही का आकलन, आज आप मोदी जी को सोने नहीं, क्योंकि मोदी जो कांग्रेस का गेन है वो मोदी जी का लॉस है स्ट्रेट, कांग्रेस और कहीं से गेन नहीं करेगी बीजेपी के साथ, तो 330 से 253 पे आएगी, 253। फिर बाकी जो ममता है, स्टैलिन है, डीएमके है, ये मतलब अपना तुम्हारा तेलंगाना वाला टीडीपी है, ये सारे लोग मिलके करेंगे क्या? बीजेडी है, ममता, ये सब लोगों ने भी 2-2, 4-4 सीटों का जुगाड़ कर दिया, तो फिर वो 253 में से और माइनस होंगे 20 जी, तो 230 पे आ गई। आपने कहा एक फॉर्मूला, एक जो मंत्र निकल के आ रहा आज की बातचीत से, वो ये है कि अगर हैदराबाद के ऊपर, बेंगलोर के आगे, या मैं कहूं हिंदी हार्टलैंड में अगर कांग्रेस का जो गेन है, अगर वो 1 सीट जीतती है तो मोदी जी को 1 सीट का नुकसान है। अगर कांग्रेस 10 सीट जीतती है तो मोदी जी को 10 सीट का नुकसान है। और अगर कांग्रेस 30 सीट जीतती है हिंदी हार्टलैंड में, हैदराबाद के ऊपर, तो फिर 40 सीट अगर जीत गई तो 40 सीट का नुकसान है, जहां पर मोदी जी के लिए गिनती खत्म हो जाएगी 2024 की। आप दोनों हैं, बड़ी क्लैरिटी के साथ आपने बातें करी हैं, और ये दृश्य जो हम लोगों से छुपाया जा रहा है, गोदी मीडिया जो 370 प्रोजेक्ट कर रही है, 400 पार की बात करी, हकीकत ये है कि मोदी जी 270 तक पहुंचने के लिए तिनका जोड़ रहे हैं। टाइगर, बहुत बहुत शुक्रिया इस बेबाक बातचीत का। संदीप साहब, आपके एनालिसिस का कोई सानी नहीं, कोई जोड़ नहीं, और मैं चाहूंगा कि ये एनालिसिस हमारे दोस्तों को आपकी मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।